लेक्चर नंबर 7 है हमारे चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमारा चैप्टर क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर ने जो एटम का मॉडल बनाया था उसके बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम बताया। लेकिन उस मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एटम की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे रहता है। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, घूमते घूमते वापस से इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में घुस जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरीके का बनेगा जिस वजह से क्या होगा, एटम हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, एटम खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ रही है। तो उनके मॉडल में ये ड्रॉबैक्स थे। तो उसके बाद मॉडल दिया, नील्स बोर ने अपना मॉडल ऑफ एटम बनाया। इनका मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से क्या था कि न्यूक्लियस जो होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इमेजिनरी शेल्स होती हैं। शेल्स, इमेजिनरी इनविजिबल शेल्स होती हैं। शेल या फिर कह लें एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या फिर शेल, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है हमेशा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो, ये हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ रहती है। ये क्या है, एक शेल है। शेल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं स्फीयर। स्फीयर है, हॉलो स्फीयर जो अंदर से खोखला है, अंदर उसमें कुछ भी नहीं, एक शेल टाइप की बनी हुई है। एनर्जी लेवल ये इमेजिनरी है। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि शायद न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे शेल्स बने होते हैं, एनर्जी लेवल। और उन्होंने क्या कहा, अगर एक बार हम किसी इलेक्ट्रॉन को, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक बार इस एनर्जी शेल में आ गया, इस एनर्जी शेल में अगर एक बार कोई इलेक्ट्रॉन आ गया इस एनर्जी शेल पे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इसमें अपने आप ही घूमता रहेगा, उसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ना वो कोई एनर्जी रिलीज करेगा, ना कोई वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको कोई एनर्जी से मतलब नहीं है। अगर वो एक बार इस शेल में आ गया तो वो अपने आप ही घूमता रहेगा। तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि न्यूक्लियस की चारों तरफ शेल्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इन शेल में आके फंस जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो अब ये क्या करेगा, इस शेल में आने के बाद इलेक्ट्रॉन को किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई एनर्जी रिलीज करेगा, ना ही ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा, बस अपने आप ही इसी रास्ते पे घूमता रहेगा, इसी रास्ते पे घूमता रहेगा, इसी तरीके से अंदर एक शेल। तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि शेल्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एटम के अंदर। इस तरीके से एटम हमारा बनता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जाना है, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये इस वाले शेल में है, तो इस वाले शेल की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले शेल में जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करके इस वाले शेल में आना है, इसको एक बड़ा चक्कर लगाना है न्यूक्लियस का, तो इसमें कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा। या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें भेजना है हमको तो कुछ डिफरेंस होगा, या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम से, तो उसमें उसके लिए हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको जब हम अब जो शेल, या शेल कह लें या फिर इसको हम ऑर्बिट कह लें, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। तो जितना छोटा ऑर्बिट होगा उतनी कम एनर्जी होगी, जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मतलब अब इस छोटे, ये इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट में है तो यानी इसके पास कम एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट में है तो यानी इसके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर इसको हमें बड़े ऑर्बिट में भेजना है तो इसकी एनर्जी हमें बड़े ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर करनी पड़ेगी। जब इस ऑर्बिट की और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके बाहर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। या फिर इसको अगर हमें अंदर भेजना है तो इसमें से एनर्जी हमको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी हम निकाल लेंगे तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर ये जंप करके इस वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ऑर्बिट अगर हमें चेंज करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेम ऑर्बिट में है, इसी ऑर्बिट में है, तो ना तो इसे हमें एनर्जी देनी है ना इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। अगर इसको इसी ऑर्बिट में रखना है, जब तक हम इसे कोई एनर्जी नहीं देंगे ना कोई एनर्जी इससे लेंगे, ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा।
इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसको कोई एनर्जी हमको एक्स्ट्रा नहीं देनी होती है। तो अब ये नील्स बोर का मॉडल ऑफ एटम बेसिक्स तो ये था। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में जानते हैं। इन्होंने एटम को पूरी तरीके से डिफाइन क्या किया, एटम होता क्या है, वो कुछ पॉइंट्स में इन्होंने बताया एटम को। उन पॉइंट्स को देखते हैं, किन पॉइंट्स में एटम को इन्होंने बताया। तो पहला पॉइंट है एटम इज मेड, इन पॉइंट्स को नोट करते चलना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेड ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके हमारा कोई भी एटम बना होता है। कोई सा भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन पार्टिकल्स से मिलके हमारा कोई भी एटम बना होता है। इनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसी भी एटम में जितने हमारे प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे क्या होगा, चार्ज जो होगा वो जीरो रहेगा। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम पे चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, टोटल चार्ज। तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको और अच्छी लैंग्वेज में लिखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑक्यूपाई अ वेरी स्मॉल प्लेस एट सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में बहुत ही छोटी सी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, जिस जगह को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और बहुत ही छोटा होता है अगर हम एटम के साइज से कंपेयर करें तो। और इसमें क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम साइज कंपेयर करें न्यूक्लियस का एटम के साइज से, तो एटम को अगर हम फुटबॉल का ग्राउंड मान लें, फुटबॉल ग्राउंड जो होता है वो हमारा अगर एटम है, तो न्यूक्लियस का साइज होगा, अगर उस फुटबॉल के ग्राउंड में हम एक मटर का दाना रख दें, मटर का दाना अगर हम उसमें रख देंगे फुटबॉल के ग्राउंड में, तो उसका साइज क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस के बराबर होगा। वो फुटबॉल ग्राउंड क्या है हमारा, एटम। इतना अंतर होता है न्यूक्लियस में और एटम के साइज में। लेकिन एटम का जो मैक्सिमम मास है वो इसी न्यूक्लियस का होता है। एटम का मास जो होता है वो इसी न्यूक्लियस का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटा मास है। एटम का जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस का मास होता है, इतने छोटे से पार्ट का। मतलब अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि उस फुटबॉल के ग्राउंड का मास क्या है, तो उस फुटबॉल के ग्राउंड का वही मास है जो उस मटर के दाने का मास है, इस तरीके से समझ लीजिए। मतलब इतना छोटा सा पार्ट है एटम का, लेकिन एटम का सारा मास इसी पार्ट में है। तो यानी इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी, कितना ज्यादा डेंस हो जाएगा ये। यहाँ पे पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा पास पास रहते हैं, बिल्कुल जैसे कंबाइन हो गए हम। तो ये दो पॉइंट लिख लिए होंगे, अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली
अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड path paths called energy level, orbits और shells। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ही हाई स्पीड में, रैपिडली मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड में मूव करता रहता है और एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है। उस पाथ को हम क्या कह सकते हैं, या तो हम उसे एनर्जी लेवल कहें, या फिर हम उसे ऑर्बिट कहें, या फिर हम उसको शेल कहें। तीनों का एक ही मतलब है। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ उसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या फिर शेल। और वो फिक्स्ड पाथ पे मूव करेगा, बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की जब वो मूव कर रहा होता है। इन शेल की पर्टिकुलर अपनी एनर्जी होती है। इन शेल को नाम नेमिंग हम इनके ऐसे कर सकते हैं, नेमिंग अल्फाबेट में कर दें या तो नंबर्स में कर लेते हैं, 3 4 इस तरीके से नेमिंग कर दी। अल्फाबेट में जब इनकी नेमिंग करेंगे तो एक ए से शुरू नहीं करेंगे, इनके नाम ऐसे होंगे KLMN, NOP, इस तरीके से। मतलब के से शुरू होकर आगे के अल्फाबेट्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन हम मेनली जो डिस्कस कर रहे होंगे वो हम यहीं तक के डिस्कस करेंगे, KLMN, 4 शेल्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, इन शेल्स का। KLMN जो शेल्स है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब वीडियो आएगा तो उस वीडियो में इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा। तो अब इसको इरेज कर देता हूं यहां से। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई सा भी शेल हो वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा के शेल होता है जो सबसे छोटा शेल होता है, कहां बनाया जाए इसको, ये हमारा मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसके पास जो सबसे छोटा शेल होगा उसको हम कहेंगे के शेल। के शेल जो होता है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस के शेल में नहीं आ सकते, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये कैरी नहीं कर सकता। इसके बाद का जो शेल होगा, के बाद एल शेल जो होगा, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, 4 शेल बना लेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। अभी मैं इसको इरेज करके बना के दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ बन नहीं पाएगा, जगह कम है। तो इसको नोट कर लीजिए, ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ फिक्स्ड नंबर। कोई सा भी शेल होगा वो फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड करेगा। जैसे मैं बताया के शेल जो होता है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लिया होगा, थर्ड वाला। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, इसके सबसे पास का शेल होगा, इस तरीके से शेल्स जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। क्या शेप बन गई, सर्कुलर शेल्स होते हैं, सर्कुलर इनकी शेप होती है। तो जो सबसे पास का होगा वो हमारा के शेल, फिर एल एम, इसके बाद एक और शेल होगा उसको हम एन नाम दे देंगे। इसी तरीके की शेल्स होती हैं। तो सबसे पास का जो शेल होगा ये वाला शेल जो होगा इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें 10 आ जाएंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। सॉरी, इसमें 10 नहीं, इसमें 18 आ जाएंगे। 2 8 18 32, हाँ अब ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, आंसर में एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड नहीं कर सकते। इसमें अगर हम चाहें के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो नहीं आ पाएंगे वो, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया।
फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं अब। ईच शेल हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर शेल के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उससे ज्यादा ना एनर्जी होती है ना उससे कम एनर्जी होती है उसके पास, और उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी उसी एनर्जी में मूव करते हैं। हर शेल की पर्टिकुलर एनर्जी होगी, जैसे के शेल की एनर्जी अलग होगी, एल शेल की अलग होगी, एम शेल की अलग होगी, एन शेल की अलग होगी। सबसे पास का जो शेल होगा, जो सबसे छोटा शेल होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे के शेल जो था वो हमारा सबसे छोटा शेल था, तो उसकी एनर्जी क्या थी, सबसे कम। एन शेल जो होगा सबसे बाहर का, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जितना बड़ा शेल होगा, जितना बड़ा ऑर्बिट होगा, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो ईच शेल हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर शेल की अपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी इन एनर्जी while moving in same orbit। इलेक्ट्रॉन जब तक सेम ऑर्बिट में, अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा, के शेल में है तो के शेल में ही है, एल में है तो एल में ही, चेंज नहीं कर रहा, तब तक उसकी एनर्जी सेम रहेगी। जैसे ही चेंज करेगा तब उसकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा, वो डिपेंड करता है। अगर वो बड़े शेल से छोटे शेल में आएगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, अगर छोटे से बड़े में जाना है उसको, तो उसको और एनर्जी की जरूरत है, तो वो और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब तक सेम ऑर्बिट, लेकिन अगर के शेल में है तो के शेल में ही अगर उसको रहना है, तो उसको ना तो कोई एनर्जी चाहिए, ना वो हमको कोई एनर्जी देगा, वो बस घूमता रहेगा चारों तरफ। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। तो मॉडल ऑफ एटम्स यहां से खत्म होते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमारे सिलेबस में लास्ट मॉडल ऑफ एटम था, लेकिन इसके बाद भी कई सारे मॉडल्स आए, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, तो उसके बाद भी कई सारे मॉडल्स आए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो आप कब पढ़ेंगे, जब आप अगर 11th क्लास में आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो अब आपको पढ़ने को मिलेंगे और भी जो मॉडल्स हैं। लेकिन अभी के लिए आप बोर्स मॉडल को सही मान के चलिए, ये मॉडल काफी हद तक आज के जो एटम का मॉडल है जो प्रेजेंट है उससे मिलता जुलता है, मतलब इसी के बेसिस पे आज के एटम को डिफाइन किया गया है। तो एटम की पिक्चर आपके दिमाग में अब तक क्लियर हो जानी चाहिए कि एटम किस तरीके का दिखता है। एक सर्कल है बीच में, जिसमें जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उस न्यूक्लियस में, उसके चारों तरफ शेल्स हैं हमारी अलग अलग, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एटम कुछ इस तरीके का दिखता है, एक एटम। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप एंड करते हैं।